हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। तो डिफरेंट बात करेंगे ईवीएस यानी कि पर्यावरणीय शिक्षा की। ये आपकी क्लास नंबर 15 है और इससे पहले 14 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में। अगर आपने इन क्लासेस को नहीं देखा है, ये प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, आप इन क्लासेस को देख लीजिएगा। आपको पूरा एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सारे क्वेश्चंस आपको यहीं से मिल जाएंगे, इन्हीं क्लासेस से। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में आज हम लोग करेंगे क्लास नंबर 15। तो 15 क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी और हर क्लास में 50 क्वेश्चंस का कलेक्शन है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस। और अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी सेकेंड सेमेस्टर, जो आपकी सेकेंड यूनिट है यानी कि पर्यावरण के संदर्भ में विकास को समझना या पर्यावरण के संदर्भ में विकास की सोच, ये आपकी सेकेंड यूनिट है। इसमें आपके 4 चैप्टर हैं, चारों चैप्टर का कलेक्शन इसमें होगा। और आज हम लोग करने वाले हैं 64 क्वेश्चंस हमारे कितने होंगे? 64 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास में लास्ट तक बने रहेंगे। और देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है अम्लीय वर्षा से रिलेटेड, एसिड रेन से रिलेटेड है। तो एसिड रेन के बारे में हम लोगों ने कई क्वेश्चंस कर लिए, खूब ढेर सारा पढ़ लिया है और अब आपको पता हो गया होगा कि अम्लीय वर्षा क्या होती है, कैसे क्या होता है। तो अम्लीय वर्षा जो होती है वो कहाँ से कैसे होती है? कारखानों से, पेट्रोल से, कोयला जलाने से या लकड़ी से। तो जो अम्लीय वर्षा का जो कारण होता है वो कारखाने होते हैं, है ना। इन्हीं के कारण अम्लीय वर्षा होती है, एसिड रेन होती है। किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? ऐसा कौन सा देश है जहाँ सबसे अधिक अम्लीय वर्षा होती है? चीन, जापान, नॉर्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए, आपने ढेर सारी क्लासेस कर ली हैं, तो अब आपको जब तक मैं क्वेश्चन को रीड करूं तब तक आप अपना इस जो है जो ऑप्शन आपको सही लगे उसको टिक कर लीजिए या लिख लीजिए। बाद में एनालिसिस करके फिर आप कमेंट करेंगे कि सर हमारे इतने क्वेश्चन सही हुए। ये आप अपने आप को मूल्यांकन अपने आप का कर पाएंगे, अपने आप को जांच पाएंगे आप। तो किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो वो देश है आपका नॉर्वे है। कौन सा है? नॉर्वे देश में सबसे अधिक अम्लीय वर्षा होती है। ओजोन O3 है प्राथमिक प्रदूषक है, द्वितीय है, या प्राथमिक और द्वितीय दोनों में आता है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो यहाँ पे द्वितीय प्रदूषक है। क्या है? ओजोन जो O3 है वो हमारा द्वितीय प्रदूषक के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। वर्षा जल संलयन क्या है? यहाँ पे वर्षा जल संचयन होना चाहिए, है ना। वर्षा जल संचयन ये होगा, संचयन, वर्षा जल संचयन। वर्षा जल संचयन क्या है? उपयोग किए गए जल का संग्रहण और भंडारण। जो उपयोग किया गया जल है उसका संग्रहण और भंडारण, या जो बारिश का जल है उसको संग्रहण करना, या पानी का वितरण, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, वर्षा जल संचयन का मतलब होता है जो बारिश का पानी है उसको हम लोग स्टोर कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं और बाद में फिर उसको यूज करते हैं। ये हो गया हमारा वर्षा जल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वर्षा जल संचयन का क्या उद्देश्य है? देखिए, संचयन मिल गया। वर्षा जल संचयन का क्या उद्देश्य है? वर्षा जल को पृथ्वी की सतह पर धारण करना, या फिर भूजल पुनर्भरण के लिए, या फिर फसलों की सिंचाई के लिए पानी का उपयोग करने के लिए, या मछली पालने के लिए। तो देखिए, वर्षा जल संचयन का उद्देश्य होता है भूजल पुनर्भरण के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पानी की कमी के लिए जिम्मेदार इसमें से नहीं है? उद्योगों का तेजी से विकास हो रहा है, क्या ये पानी के लिए जिम्मेदार नहीं है? है, बिल्कुल है। इसमें पूछ रहा है कौन नहीं है, तो ये तो भैया है, पानी की जो कमी हो रही है उसका ये कारण है। उद्योगों का तेजी से विकास हो रहा है, जो जनसंख्या दिन प्रतिदिन हर सेकंड बढ़ रही है, ये भी पानी की कमी के लिए जिम्मेदार है ना। और जल संसाधनों का कुप्रबंधन तो ये भी क्या है, पानी की कमी के लिए जिम्मेदार है। लेकिन भारी बारिश ये पानी की कमी के लिए जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो सही हो जाएगा। ओजोन छिद्र स्थित है कहाँ? उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, या उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुव पर स्थित है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका यही ए और बी सही हो जाएगा। ओजोन छिद्र जो है वो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दोनों पर स्थित है। हरित गृह प्रभाव में किस गैस की सर्वाधिक प्रमुखता रहती है? तो हरित गृह प्रभाव में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सर्वाधिक प्रमुखता रहती है। यहाँ पे ऑप्शन आपका जो सी है वो सही हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सर्वाधिक प्रमुखता हरित गृह प्रभाव में रहती है। बात करते हैं नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व में हरित गैसों में भारत का अधिभाग है। तो भारत का अधिभाग कितना है? 1।
ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए कौन सा देश सर्वाधिक उत्तरदायी है? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए कौन सा देश सबसे अधिक उत्तरदायी है? चीन है, यूएसए है ना, यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, भारत है, यूरोपीय संघ है, कौन है इसमें? यूएसए है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग का क्या कारण है? वनों में वृद्धि हो रही है ये, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड में कमी होती जा रही है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो रही है, ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है? तो राइट वन ऑप्शन ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो रही है। यही क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो रही है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। कितने डेसिबल से अधिक जो ध्वनि होती है वो घातक होती है? तो लगभग 150 तक की जो ध्वनि होती है ना, इससे अधिक जो ध्वनि है वो घातक होती है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। किसकी मापक इकाई डेसिबल है? तो आप सभी को पता है ध्वनि की जो मापक इकाई है वो डेसिबल है। क्या है? ध्वनि की मापक इकाई डेसिबल होती है। आगे बढ़ जाते हैं और बात करते क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। जल प्रदूषण नियंत्रण और निवारण अधिनियम कब पारित हुआ? तो जल प्रदूषण नियंत्रण और निवारण अधिनियम आपका कब हुआ था पारित? 1974 में। कब हुआ था? 1974 में। जल प्रदूषण किसे कहते हैं? प्रदूषित वायु को। तो प्रदूषित वायु को जल प्रदूषण तो नहीं कहेंगे, है ना। प्रदूषित जल को, प्रदूषित भूमि को, या इन सभी को? देखिए जल प्रदूषण किसे कहते हैं? जो पानी प्रदूषित हो जाता है ना, उसे हम प्रदूषित जल कहते हैं, जल प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण कितनी डेसिबल ध्वनि होने से, ध्वनि जो प्रदूषण होता है वो कितने डेसिबल ध्वनि होने से होता है? तो ये 80 से 90, ठीक है, 80 से 90 डेसिबल जब ध्वनि होती है तो हमारा ध्वनि प्रदूषण होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। किस उपग्रह द्वारा ओजोन छिद्र की उपस्थिति दर्ज की गई? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो इसमें से राइट वन आपका निबस 7 हो जाएगा। किस उपग्रह के द्वारा? तो निबस 7 के द्वारा ओजोन छिद्र की उपस्थिति दर्ज की गई। ठीक है, चलिए 80 नंबर क्वेश्चन कहता है स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा किसे प्रदान की गई? स्मोक सिटी ऑफ इंडिया दिल्ली को कहा गया, मुंबई को कहा गया, कोलकाता को कहा गया या फिर कानपुर को कहा गया? तो ये आपका कोलकाता को कहा गया। स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा किसे प्रदान की गई? कोलकाता को। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया कहाँ? ऑस्लो में, स्टॉकहोम में, कोपेनहेग में, लंदन में? राइट वन ऑप्शन ऑस्लो में हो जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित कहाँ किया गया? ऑस्लो में। मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? कांच, प्लास्टिक, अपमार्जक? आप सभी को पता है कि जो मृदा प्रदूषण होता है उसमें सबसे अहम रोल निभाना किसका है? प्लास्टिक जो है वो अहम रोल निभाता है, यानी कि प्लास्टिक की वजह से मृदा प्रदूषण होता है। धुंध कोहरे का निर्माण होता है। धुंध कोहरे का निर्माण धुआं और प्लस रेडियो एक्टिव से मिलकर के हमारे धुंध कोहरे का निर्माण होता है। ठीक है, वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेतक हैं हरे शैवाल और जलीय लिक्सर्टस, फर्न साइकस, लाइकेन मॉस, आम तथा नीम। यहाँ पे राइट वन ऑप्शन अब क्या हो जाएगा आपका? लाइकेन और मॉस। जल प्रदूषण किसे कहते हैं? प्रदूषित जल को जल प्रदूषण कहते हैं। कृषि क्षेत्र में वायु प्रदूषण का प्रमुख कारक क्या है? कृषि क्षेत्र की बात हो रही है, इसमें रासायनिक कार्बन हो गया, अवशिष्ट रासायनिक कीटनाशक, है ना। तो प्यारे दोस्तों इसमें सभी चाहे वो देखिए कृषि क्षेत्र में वायु प्रदूषण जो हो रहा है उसका प्रमुख कारण क्या है? जो हम रासायनिक चीजें, है ना, खाद वगैरह फसलों में डालते हैं, है ना, अपशिष्ट पदार्थ हो गए, रासायनिक कीटनाशक हो गए, ये सभी जो हैं वो कृषि के क्षेत्र में वायु प्रदूषण होने के प्रमुख कारक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है योजना विधि में सबसे अधिक योगदान किसका है? तो योजना विधि में प्रोजेक्ट मेथड में सबसे अधिक योगदान देने वाले किलपैट्रिक हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन संरक्षण दिवस आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सभी को पता है 5 जून को मनाया जाता है, अभी हम लोगों ने खूब मनाया है ना। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। योजना विधि किस दर्शन के सिद्धांतों पर आधारित है? आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद या प्रकृतिवाद? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसमें आपका जो योजना विधि है यह
प्रयोजनवाद दर्शन के सिद्धांतों पर आधारित है। योजना विधि प्रयोजनवाद दर्शन के सिद्धांतों पर आधारित है। योजना विधि के जन्मदाता कौन है? तो योजना विधि के जन्मदाता कौन है? किलपैट्रिक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा योजना पद्धति का सिद्धांत है? अनुभव का सिद्धांत, उद्देश्य का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, या फिर ये सभी हैं? तो यहाँ पे ये सभी हो जाएंगे। कौन है? ये सभी। योजना पद्धति का सिद्धांत में हमारे अनुभव का सिद्धांत भी इंक्लूड है, शामिल है, उद्देश्य का सिद्धांत भी आता है, क्रियाशीलता का सिद्धांत भी आता है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी को चूज करेंगे। निम्न में से कौन सा योजना विधि का पद नहीं है? परिस्थिति उत्पन्न करना, क्या यह योजना विधि का पद नहीं है? योजना का चुनाव करना, योजना का निर्माण करना, या फिर योजना का मूल्यांकन करना? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका योजना का निर्माण करना है ना। जो योजना विधि है उसमें योजना का निर्माण करना इसका पद नहीं है, हिस्सा नहीं है। समाजीकृत अभिव्यक्ति पद्धति के द्वारा छात्रों में किसका विकास होता है? इसमें प्रेरणा शक्ति का विकास होता है। जी हाँ, बात सही है। आत्मनिर्णय करने का भी विकास होता है, आत्मविश्वास का भी, सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल भी उसका बढ़ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इन सभी का। ठीक है, समाजीकृत अभिव्यक्ति पद्धति के द्वारा छात्रों में प्रेरणा शक्ति, आत्मनिर्णय, आत्मविश्वास, इन सभी का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्न में से कौन सी पद्धति परंपरागत पद्धति कहलाती है? प्रयोगशाला पद्धति, पाठ्यपुस्तक पद्धति, भाषण पद्धति, या फिर बी और सी दोनों? राइट वन क्या हो जाएगा आपका? पाठ्यपुस्तक पद्धति और भाषण पद्धति, ये दोनों ही पद्धति परंपरागत पद्धति कहलाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी और सी सही हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है, निम्न में से कौन सी वाणिज्य शिक्षण पद्धति नहीं है? तो इसमें आपकी निगमन और आगमन की जो पद्धति है वह वाणिज्य शिक्षण पद्धति नहीं है। वर्ष 1918 तक किस पद्धति का रूप स्पष्ट हुआ? समस्या, वाद विवाद, योजना, या फिर इकाई? तो इसमें राइट वन क्या हो जाएगा आपका? योजना पद्धति। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से वाणिज्य शिक्षण की कौन सी पद्धति नवीनतम है, नई है? तो समस्या है, इकाई है, व्याख्यान है, योजना है। तो इसमें से वाणिज्य शिक्षण की जो नवीनतम पद्धति है वो आपकी इकाई पद्धति है। क्या हो जाएगा? इकाई पद्धति। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी पद्धति विवादास्पद है? तो समस्या समाधान पद्धति जो है वो विवादास्पद पद्धति के अंतर्गत आती है। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें से किस विधि के प्रयोग के समय अध्यापक तो सक्रिय रहता ही है परंतु छात्र निष्क्रिय रूप से बैठे रहते हैं? प्रयोगशाला में, समस्या में, व्याख्यान में, इकाई में? तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है किस विधि के प्रयोग के समय अध्यापक एक्टिव रहता है, छात्र पैसिव रहते हैं। तो देखिए जब टीचर एक्सप्लेन कर रहा होता है, व्याख्यान दे रहा होता है, भाषण दे रहा होता है, तो उस समय टीचर एक्टिव रहता है और बच्चे पैसिव में आ जाते हैं। तो यहाँ पे व्याख्यान विधि हो जाएगी। निम्न में से कौन सा योजना विधि का पद इसमें से नहीं है? तो योजना का निर्माण करना, अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा, योजना विधि का पद नहीं है। समाजीकृत अभिव्यक्ति पद्धति के द्वारा छात्रों में किसका विकास होता है? तो इसमें हमने पीछे पढ़ा प्रेरणा का, आत्मविश्वास का, आत्मनिर्णय का, इन सभी का विकास होता है। मस्तिष्क प्रबल संवेदन आव्यूह का विकास किसने किया था? तो ये विकास आपके करने वाले हैं ओसबर्न। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ओसबर्न, ये जो ऑप्शन नंबर डी है आपका वो यहाँ पे सही हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है शिक्षण विधियों यानी कि टीचिंग मेथड्स और शिक्षण व्यूहरचनाओं में अंतर होता है, उद्देश्यों का, प्रारूप का, पाठ्यपुस्तकों का, या फिर इन सभी का? तो इसमें आपका उद्देश्यों का अंतर होता है। पहले भी हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था शिक्षण विधियों और शिक्षण व्यूहरचनाओं में उद्देश्यों का अंतर होता है। प्रभुत्ववादी शिक्षण आव्यूह में शामिल नहीं है। कौन? ऐतिहासिक खोज इसमें शामिल नहीं है। सुकरात का शिक्षण आव्यूह क्या है? प्रश्नोत्तर है, व्याख्यान है, दत्त कार्य है, प्रदर्शन है? तो राइट वन इसमें प्रश्नोत्तर हो जाएगा। सुकरात का शिक्षण आव्यूह क्या है? प्रश्नोत्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 46 नंबर क्वेश्चन कहता है भ्रमण निम्न में से किस विधि का उदाहरण है? प्रयोगशाला, सुकराती, निरीक्षण, या फिर आगमन? किसका उदाहरण है? ये निरीक्षण विधि। भाई भ्रमण करने जाते हैं तो आप निरीक्षण करते हैं। प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक, वह विधि जो ज्ञानेंद्रिय से सीखने की विधि है वो हमारी भ्रमण विधि कहलाती है, जहाँ पे हम ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। समस्या समाधान विधि के कितने सोपान हैं? तो समस्या समाधान विधि के आपके 5 सोपान हैं। कितने?
5। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है योजना और समस्या समाधान विधि में किसका अंतर है। तो योजना और समस्या समाधान विधि में निष्कर्षों की दृष्टि में जो है इन दोनों में अंतर है। किसमें? निष्कर्षों की दृष्टि में दोनों में अंतर है योजना और समस्या समाधान में। योजना विधि के जनक किस देश के हैं? तो योजना विधि के जो जनक माने जाते हैं किलपैट्रिक, वो किस देश के हैं? अमेरिका के हैं। वायुमंडल में ओजोन परत कहाँ विद्यमान है? समताप में, अधोमंडल में, जलमंडल में, स्थलमंडल में। कहाँ विद्यमान है? समताप मंडल में, है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। वनों के विनाश को क्या कहते हैं? वनों के विनाश को वनोन्मूलन कहा जाता है। पीछे पड़ा, वनों के विनाश को वनोन्मूलन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। वनोन्मूलन का प्रभाव मृदा अपरदन में कमी, जलवायु का संतुलित होना, वन्य जीवों का विनाश या भूमिगत जलस्तर का बढ़ना। 4 ऑप्शन है, राइट वन क्या हो जाएगा? वन्य जीवों का विनाश। वनोन्मूलन का प्रभाव का मतलब है भाई वनों के विनाश को वनोन्मूलन कहते हैं, और वनोन्मूलन का प्रभाव क्या होगा? वन्य जीवों का विनाश। वन संरक्षण का क्या उपाय है? हम वनों को कैसे बचा सकते हैं? वृक्षारोपण करके, वन को संरक्षण दे करके। तो दोनों ही बातें हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं, वनों को कटने से बचाएं। तो दोनों तरीके हम अपना सकते हैं। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। हरित प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? तो हरित प्रभाव का मुख्य कारण आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, हरित प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त मानी जाती है कौन सी विधि छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त मानी जाती है? योजना, नाटकीकरण, अवलोकन या फिर समस्या समाधान। तो यहाँ पे जो बच्चे के सामने छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त जो विधि है वो आपकी कौन सी मानी जाती है? समस्या समाधान विधि। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। ताजमहल को किससे खतरा है? तो ताजमहल को आपके SO2 से खतरा है ना, सल्फर डाइऑक्साइड से। ग्रीन हाउस गैसेस में से कौन कौन सी हैं? तो CO2 हो गया, CFC है, CH4 है, CH4 यानी मीथेन, ये सब गैसें हमारे ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत आती हैं। ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका अंटार्कटिका में पाया जाता है। ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र कहाँ पाया जाता है? अंटार्कटिका में पाया जाता है। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? यह आपका वर्ष 1980 में लागू किया गया। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? वर्ष 1980 में लागू किया गया। आगे बढ़ जाते हैं और देखिए आज के लास्ट क्वेश्चंस। प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं पेड क्लासेस भी प्रोवाइड कराता हूं B.Ed सेकेंड सेमेस्टर कानपुर यूनिवर्सिटी। ठीक है, जिसकी फीस ओनली 100 रुपीज़ है। प्रोवाइड आपको उसमें जितने भी मेरे अपने लिखे गए क्वेश्चंस हैं वो सारे इंक्लूड हैं, प्लस ये क्वेश्चंस इंक्लूड हैं, प्लस आपके एग्जाम तक जितना कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा वो सारा उसमें आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप इस नंबर पे पेमेंट करके ले सकते हैं 9628182649। ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए, हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी वासियों की रक्षा करती है कौन सी परत हम सबकी रक्षा करती है? तो ओजोन परत जो है वो जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं उनसे हमारी रक्षा करती है। अम्लीय वर्षा का रूप होता है, क्या होता है? नम वर्षा और शुष्क वर्षा, ये दोनों इनके रूप हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हरित भवन का संबंध किससे है? तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड से है। प्यारे दोस्तों, क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।